Hello guys, welcome to BioQuest, and today we are starting a new topic that is what we that will be referred as DNA damage and repair. So in this chapter, we will be discussing a number of things. First of all, we will be discussing the mismatch repair system, uh, the mismatch repair system, and then we will be moving to DNA damages, different type of DNA damages. We will cover that, and after that we will discuss the damage repair system, DNA damage repair system. So these are the three things that we are going to discuss here, and it is going to be a very interesting topic. So hang on. So let's start with the first topic, that is the mismatch repair system. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन की हमें एरर रेट जो है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर रेट हमें कम से कम रखनी होती है. वी हैव टू कीप द एरर रेट एट मिनिमम. इसका एक रीजन ये है कि देखिए, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी यू कैन से म्यूटेशन आती है या कोई भी मिसमैच आता है, तो वो अगली जनरेशन में पास ऑन होगा, जिसकी वजह से उस अगर देखिए, अगर आपके जर्म सेल्स हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके सोमेटिक सेल्स. तो अगर लगा लीजिए कि आपके सोमेटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन हो रही है, और सेल डिवीजन के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और आप में वहां पे कहीं पे म्यूटेशन आ जाती है, या तो मिसमैच की वजह से या डीएनए डैमेज की वजह से, तो उसकी वजह से द सोमेटिक सेल कैन बिकम कैंसरस. सो दैट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैंसर. And if there is any kind of mutation in the germ cells, or you can say the germline cells, इसकी वजह से जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है उसको इफेक्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या होता है, जो आपकी यू कैन से एरर रेट है हमें डीएनए रेप्लिकेशन में, वो बहुत कम रखनी होती है. हमने तीन चीजें डिस्कस की थी डीएनए एरर रेट में. सबसे पहली चीज थी वो थी आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हाई फिडिलिटी होता है आपका, ये एरर वैसे ही कम करता है. ये इसका एरर रेट होता है 1 × 10⁻⁵ न्यूक्लियोटाइड्स. उसके बाद हमने बात की थी जो आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है आपके डीएनए पॉलीमरेज की, वो उस एरर रेट को 1 × 10⁻⁵ से बढ़ा के ले आती है 10⁻⁻⁷. अगर उसके बाद भी लगा लीजिए कोई मिसमैच रह जाता है, मिसमैच जैसे कि आमतौर पे ए के साथ आपको टी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन में कुछ ऐसा हो जाए तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, दिस विल बी रेफर्ड एज अ मिसमैच. काफी सिंपल है. तो अगर कोई मिसमैच हो जाता है या कोई डीएनए डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करना, उसके लिए हमारा यहाँ पे सिस्टम जो आता है वो है आपका डीएनए रिपेयर सिस्टम. इसमें दो चीजें जो आपकी मेनली हैं वो आएंगी, ये अभी हम डिस्कस करते हैं. जो आपका डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो इस एक्यूरेसी को, इस एरर रेट को और भी कम कर देता है. तो हमारी ओवरऑल जो एरर रेट है वो आ जाती है बहुत कम. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, हम ये देखेंगे कि डीएनए में म्यूटेशन आने के सबसे बड़े दो कारण क्या हैं. सो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं. देखिए, हम अब डिस्कस करने वाले हैं हम कि आपके जो मेजर सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपकी डीएनए में म्यूटेशन आ सकती है, मेजर सोर्सेज ऑफ डीएनए म्यूटेशन आपके कौन से हैं. आपके पास दो मेन होते हैं यहाँ पे. सबसे पहला है आपका मिसमैच, और या फिर जिसको हम कहें एरर इन रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन में एरर आपको पता है किस वजह से आ सकता है, सिर्फ मिसमैच की वजह से ही आ सकता है. जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अभी कि मिसमैच की वजह से आपके एरर आ सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. दूसरा हो सकता है केमिकल डैमेज टू डीएनए. हालांकि इसमें हम केमिकल वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका डैमेज इन डीएनए. किसी भी वजह से डीएनए में अगर डैमेज आ जाए तो उस वजह से आपके जो डीएनए है वो म्यूटेट कर सकता है. तो ये होते हैं आपके मेजर दो सोर्सेस. आई थिंक इसमें सबसे पहले हम जो एरर ऑफ रेप्लिकेशन है उसको डिस्कस करते हैं. तो देखिए, एरर ऑफ रेप्लिकेशन के केस में यहां पे होगा क्या, एरर इन रेप्लिकेशन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा. लगा लीजिए एरर इन रेप्लिकेशन. तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो होगा आपका एरर इन रेप्लिकेशन. ओके, सो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आपके एरर इन रेप्लिकेशन में आपके दो तरह की सिंपल म्यूटेशंस आ सकती हैं. एक को हम बोलते हैं ट्रांजिशंस और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसवर्जन्स. ओके, तो ये दो तरह के एरर आ सकते हैं आपके. ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन को समझिए.
ट्रांजिशन में होता क्या है कि प्यूरीन जो है, लगा लीजिए किसी भी आपके यू कैन से बेस पेयर में आपका प्यूरीन है, वो पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है। जब कोई प्यूरीन रिप्लेस हो जाए प्यूरीन से, ऐसा कैसे कब होता है? लगा लीजिए आपके पास ये बेस पेयर है, AT का बेस पेयर है, और ये कन्वर्ट हो जाए G और T में। हालांकि इनके बीच में बेस पेयरिंग नहीं होगी, बट मैं वैसे ही दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। या फिर जो आपके पायरिमिडीन है वो रिप्लेस हो जाए दूसरे पायरिमिडीन द्वारा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम दोबारा AT का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए AC या फिर AU, तो इस टाइप की कंडीशन को भी हम ट्रांजिशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए T जो है वो पायरिमिडीन है, C भी पायरिमिडीन है, और यूरेसिल जो कि आपका पायरिमिडीन है, ये जो है कहलाएंगे आपके ट्रांजिशंस। उसके बाद आती है ट्रांसवर्जन्स। ट्रांसवर्जन्स में क्या होगा कि जो आपके प्यूरिन्स होंगे उनको रिप्लेस कौन कर देगा? पायरिमिडीन्स कर देंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा, पायरिमिडीन को प्यूरिन भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगर आपके पास AT बेस पेयर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका TT बेस पेयर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्यूरिन है एडेनाइन, उसको रिप्लेस कर दिया है थाइमीन, एक पायरिमिडीन ने। या फिर लगा लीजिए आपके पास एक ये CG का बेस पेयर है, और इसमें C साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया है आपके थाइमीन ने। तो ये जो बेस पेयर बना यहाँ पे, हालांकि देखिए इनमें बेस पेयरिंग नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देता हूँ हल्का सा, ताकि आपको पता लग जाए। हालांकि A और U के केस में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई बेस पेयरिंग नहीं होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जब आपका प्यूरीन जो है उसको पायरिमिडीन से रिप्लेस कर दे, या वाइस वर्सा पायरिमिडीन को आपके प्यूरिन से रिप्लेस कर दे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है आपका ट्रांसवर्जन्स। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए भले ही एरर रेट जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन की है वो बहुत कम है, जैसा कि मैंने बताया 1 in 10⁻⁻⁻, बट स्टिल क्रोमोसोम के ऊपर कुछ साइट होती हैं जिनको बोला जाता है द हॉटस्पॉट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में बात कर रहे हैं हम, जो आपके इनफैक्ट प्रोकैरियोट्स के केस में भी आपको हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं। हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? देखिए ये क्रोमोसोम की साइट है। ये क्या है? साइट ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ऐसे साइट हैं जो विच आर मोर प्रोन टू म्यूटेशन, ठीक है, विच आर मोर प्रोन टू म्यूटेशन, मतलब कि ऐसी साइट्स जिनके अंदर म्यूटेशन जो है ज्यादा होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट इन्हीं पोजीशंस पे जो है आपकी जो डीएनए म्यूटेशन है वो आमतौर पे देखी जाती है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका जो आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे, वो होते हैं आपके यूजुअली माइक्रोसैटेलाइट्स, ठीक है। जो आपके माइक्रोसैटेलाइट्स हैं, माइक्रोसैटेलाइट क्या होता है? देखिए आपके डीएनए सीक्वेंस के अंदर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब कि 2 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमंस के केस में जो ये वाला आपका जो डाई न्यूक्लियोटाइड है ये रिपीट होता है, तो ये कहलाएगा वहां पे एक माइक्रोसैटेलाइट। तो माइक्रोसैटेलाइट्स के अंदर म्यूटेशन आपको मेजोरिटीली देखने को मिलती है। ये आपके हॉटस्पॉट्स का एग्जांपल है, ठीक है। हॉटस्पॉट्स मतलब कि जहां पे आपकी डीएनए म्यूटेशन जो है वो ज्यादा हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कारण भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्लिपेज, ठीक है। स्लिपेज क्या होती है? स्लिपेज होती है जब आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्लिप कर जाए। डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका वो स्लिप कर जाए, वो बेसिस को छोड़ दे, ओके। सो ये कंडीशन भी हो सकती है सीए रिपीट्स के अंदर, इन्हीं माइक्रोसैटेलाइट्स में देखी जाती है स्लिपेज। इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, लगा लीजिए ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सॉरी हमें सिंगल स्ट्रैंडेड लेना चाहिए था यहाँ पे। लगा लीजिए कि हम यहाँ पे जस्ट सेकंड लेट्स, सो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए सिंथेसिस करता हुआ चल रहा है। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे आपके सीए रिपीट्स हैं, ठीक है। इस केस में होगा क्या कि कभी कभी आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्लिप कर देगा, मतलब कि या तो यू कैन से रिपीट्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और छोटे भी हो सकते हैं। तो स्लिपेज में आमतौर पे आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से आपके जो सीए रिपीट्स हैं वो या तो बढ़ जाएंगे या फिर छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से भी आपकी डीएनए म्यूटेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमने जो मिसमैच बात किया
सो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जाएंगे वो होगा आपका द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। जो हमारे पास मिसमैच हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के आपके पास जो मिसमैच हैं, तो उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है हमारा द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ये आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसके लिए मिसमैच रिपेयर सिस्टम को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको डिटेक्ट करना होगा आपके मिसमैच को। ठीक है, अब अगेन मिसमैच को डिटेक्ट कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया था जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। तो अगर आपकी जो ज्योमेट्री है बेसिस की, जब दो बेसिस फॉर एग्जांपल ए और टी जब एक दूसरे के साथ बेस पेयर करते हैं, तो उस केस में आपकी जो ज्योमेट्री है वो सही है। बट अगर मैं यहाँ पे ग्वेनाइन और थाइमिन को रखूं एक साथ, या फिर थाइमिन थाइमिन को रखूं, या फिर साइटोसिन थाइमिन को रखूं, तो ज्योमेट्री जो है आपके डीएनए की वो चेंज हो जाएगी। तो इसको डिटेक्ट करना हमारा जो आपका मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, इसका सबसे पहला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको डिटेक्ट करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो आपकी एक्यूरेसी को इतना कम कर देगा। ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है, एरर रेट है, सॉरी एक्यूरेसी नहीं, एरर रेट को और कम कर देगा। एक्यूरेसी बढ़ा देगा, एरर रेट कम कर देगा, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें जो है मैंने बताया आपको मिसमैच रिपेयर सिस्टम को करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डिटेक्ट करना मिसमैचेस को, तो इसके लिए इसको पूरा स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन द होल डीएनए, आपको पूरा डीएनए स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए में कहीं भी अगर मिसमैच है तो उसको रिमूव करने का काम जो है वो आपके मिसमैच रिपेयर सिस्टम का है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है कि आपका जो मिसमैच हुआ है, फाइनली मान लीजिए कि आपको कोई मिसमैच मिल गया है, उसको फटाफट रिपेयर करना है। तो रिपेयर जो है आपकी वो फास्ट होनी चाहिए और इसी के साथ साथ एक्यूरेट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये दो कंडीशंस जो हैं बहुत ही जरूरी होती हैं आपके मिसमैच रिपेयर सिस्टम के लिए। सो इसमें हम इकोलाई की बात करते हैं। देखिए हम पहले इकोलाई, क्योंकि एक प्रोकैरियोट है, इसमें समझना हमारे लिए आसान होगा, तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोट के केस में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोट्स के केस में कौन से होमोलॉग्स हैं। तो यहां पे आपके पास जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम का प्रोटीन है एक मेन, उसको बोला जाता है मिसमैच रिपेयर प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं MUT म्यूट एस। सो ये जो है ये है आपका मेन मिसमैच रिपेयर प्रोटीन। इसका काम क्या है, देखिए इस सबसे पहले तो इसके पास एटीपी एक्टिविटी होती है। यहां पे आपके इसके पास क्या है, एटीपी एक्टिविटी है। दूसरी बात ये क्या करता है, ये स्कैन करता है सारे डीएनए को, स्कैन द डीएनए। ठीक है, ये दो काम जो है आपके म्यूटेस जो है करता है। अब मान लीजिए म्यूटेस स्कैन कर रहा है, ओके, स्कैनिंग हो रही है डीएनए की, इसी के साथ साथ आपको कोई मिसमैच मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या आई कि मिसमैच फाउंड, आपको कोई मिसमैच जो है वो दिख गया है, म्यूटेस ने उसको लोकेट कर लिया है। तो उस केस में जो आपका फाउंड बाय म्यूटेस, कौन फाइंड करेगा इसको, आपका जो म्यूट एस है प्रोटीन है, वो मिसमैच को ढूंढेगा। उसके बाद ये रिक्रूट करता है यहाँ पे एक प्रोटीन को जिसका नाम है म्यूट एल। ठीक है, इसने किसको किया, म्यूट एल को रिक्रूट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद म्यूट एल जो है वो रिक्रूट करेगा एक और एंजाइम को या फिर प्रोटीन को, जिसको कहते हैं म्यूट एच। तो म्यूट एच भी आपका जो है यहाँ पे रिक्रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो म्यूट एच है, आपका जो म्यूट एच है वो जो आपकी डॉटर स्ट्रैंड है, देखिए आपके पास मैंने बताया था, ये लगा लीजिए आपका जो है यहाँ पे पेरेंट डीएनए है, इसके ऊपर जो नया डीएनए बना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यू डीएनए। जस्ट अ सेकंड गाइस, या सो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये न्यूली सिंथेसाइज है, तो इसको मैं डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बोल सकता हूं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है आपके। और जो आपका ये सायन कलर में है, इसको हम कहेंगे ये आपका पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। तो ऑब्वियसली देखिए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड में तो कोई होगी नहीं ना म्यूटेशन, क्योंकि पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड कैसा काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। अगर मिसमैच हुआ तो मिसमैच कहां देखने को मिलेगा आपको, मिसमैच देखने को मिलेगा आपको डॉटर डीएनए स्ट्रैंड में। तो जो आपका म्यूट एच है वो क्या करता है, वो इंसिजन लगाएगा। वो क्या लगाएगा, इंसिजन, जो कि एक यू कैन से सिंपल सी टर्म है जिसका मतलब होता है कट लगाएगा।
ठीक है, इंसिजन लगाएगा और निक बना देगा। निक क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, जहां पे कहां पे लगाएगा, नियर द मिसमैच साइट, जहां पे मिसमैच हुआ है उसके आसपास कहीं पे निक लगा देगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, चलिए मैंने आपको बता दिया ये पेरेंट है स्ट्रैंड है आपकी और ये आपकी डॉटर स्ट्रैंड है, लेकिन मतलब कि सेल को कैसे पता लगता है, जो प्रोटीन्स हैं आपके जैसे म्यूट एच है आपका, जो म्यूट एल है, इनको कैसे पता लगता है कि ये जो आपकी है जो ग्रीन वाली है यहाँ पे वो डॉटर स्ट्रैंड है। एक्चुअली में इसको पता करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है। इस मेथड को बोलते हैं द हेमी मिथाइलेशन मेथड, द हेमी मिथाइलेशन मेथड। तो देखिए होता क्या है, जब अगर मैं बैक्टीरिया, ये आपको किसके केस में देखने को मिलेगा, हेमी मिथाइलेशन मेथड सिर्फ बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए जो हेमी मिथाइलेशन मेथड है उसमें क्या होता है, जो आपके पुराने स्ट्रैंड है, जो कि आपकी पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, उसके ऊपर कहीं कहीं मिथाइलेजेस जुड़े होते हैं। मिथाइल मतलब CH3, तो ये ऐसे मिथाइल होता है। ठीक है, इसको कहेंगे मिथाइलेटेड। अब हेमी मिथाइलेटेड, हेमी मतलब हाफ, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ पेरेंट स्ट्रैंड है वही मिथाइलेटेड रहेगी। जो नई स्ट्रैंड बनी है वो अभी तक, ये CH3 यहाँ भी जुड़ा हुआ है, वो अभी तक मिथाइलेट हुई नहीं है। एक्चुअली में तो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद जब सेल अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट में आता है, तो वहां पे जो नई स्ट्रैंड बनी है उसके साथ उसका भी मिथाइलेशन कर दिया जाता है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी अभी हुआ क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट फिनिश हुई है, तो आपकी सिर्फ जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड है, जो डॉटर स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड नहीं है। तो म्यूट एच जो है आपका, वो इस मेथड का, हेमी मिथाइलेशन मेथड का यूज करता है। उसे पता है कि जो आपकी डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर अभी तक मिथाइलेशन नहीं हुआ है, देयर इज नो मिथाइलेशन ऑन द डॉटर डीएनए स्ट्रैंड येट। तो इसका यूज करके जो आपका यहाँ पे म्यूट एच है वो क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके, एक और चीज, जो आपकी मिथाइलेशन होती है ना, मिथाइलेशन सबसे पहले करवाएगा कौन, आपके पास एंजाइम्स होंगे जिनको बोला जाता है मिथाइलेजेस। सो ये मिथाइलेजेस जो है ये मिथाइलेशन कराते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी करवा देते हैं, इनको चाहिए होती है एक स्पेसिफिक साइट जिसको बोला जाता है GATC साइट। ठीक है, जहां पे आपको ये साइट देखने को मिलेगी वहीं पे आपका मिथाइलेशन कर दिया जाएगा, CH3 जोड़ दिया जाएगा। और ये साइट जो है ये, अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो ई कोलाई में बहुत बार रिपीट होती है, दिस इज रिपीटेड। ठीक है, हर 256 बेस पेयर के बाद आपको ये साइट जो है देखने को मिलेगी, GATC, ग्वानिन एडेनाइन थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये साइट हर 256 बेस पेयर के बाद आपको देखने को मिलेगी प्रोटीन की, सॉरी ई कोलाई की केस में। सो इसको अभी इस मेथड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए इसको डायग्राम के थ्रू जो है अगर हम समझ पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं आपकी ये है आपकी, ठीक है, ये है आपकी पेरेंट स्ट्रैंड। तो पेरेंट स्ट्रैंड को मैं साइन कलर से यहाँ पे, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है ये आपकी, इसको साइन कलर से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद जो न्यूली सिंथेसाइज है उसको हम ऑरेंज कलर का यूज करेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे क्या है, मिसमैच है। ये आपकी क्या है, ये आपकी डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है। ओके, सो ये है आपकी यहाँ पे मिसमैच साइट, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, तो डीएनए में थोड़ा सा आपको ऐसे कुछ चेंजेस मिलेंगे डीएनए की ज्योमेट्री में, जिसका यूज करके, तो यहाँ पे स्कैन करता हुआ आ कौन रहा है पीछे से, यहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो कौन सा आ रहा है, ये है मान लीजिए ये आपका म्यूट एस है जो स्कैन करते हुए आ रहा है। तो जैसे ही ये इस साइट के ऊपर पहुंचेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे ज्योमेट्री जो है डीएनए की वो कुछ अलग है। तो जैसे ही इसको ये कंडीशन मिलेगी, जो म्यूट एस है आपका वो यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इस केस में एक्टिवेशन होते ही आपका जो दूसरा प्रोटीन है, नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताई थी, ये रिक्रूट किसको करेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी हमारा यहाँ पे एटीपी भी अटैच है, मैंने बताया था ये आपको एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर एटीपी अटैच्ड है, और एटीपी कब अटैच होगा, जब इसको मिसमैच रिपेयर साइट मिल जाएगी। एज सुन एज द मिसमैच रिपेयर साइट इज डिटेक्टेड, एटीपी जो है आपके पास यहाँ पे 2 अटैच हो जाते हैं, क्योंकि म्यू टेस्ट जो है वो एक डाइमर होता है आपका। तो यहाँ पे 2 एटीपी आपके पास जुड़ चुके हैं। ओके, इसके बाद जो है आपका 2 प्रोटीन्स को यहाँ पे ये बुलाएगा। ओके,
सो हम दोबारा से, ये हमारी जो है पेरेंट स्ट्रैंड है। पेरेंट स्ट्रैंड में भी ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का चेंज बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मिसमैच तो है ही आपका। तो जैसे ही आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपके म्यूट एस को, इसको यहाँ पे निक रह गया, इसको फिल करते हैं। तो हमारा जो म्यूट एस है उसको ये साइट मिल चुकी है, और वो जो है आपके पास यहाँ पे डबल एटीपी से आपका अटैच्ड है, एक एटीपी एक एटीपी। क्योंकि मैंने बताया कि आपका जो म्यूट एस है एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ये डाइमर होता है आपका। सो हम यहाँ पे भी इसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, ये आपका यहाँ पे डाइमर है। इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये रिक्रूटमेंट करेगा, ये रिक्रूट करेगा दो और एंजाइम्स को। सबसे पहले कौन सा आएगा, मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले आपका आएगा म्यूट एल, और म्यूट एल रिक्रूट होने के बाद आपका दूसरा जो म्यूट है वो म्यूट एच जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही, अब यहाँ पे इनफैक्ट हम यहीं पे रिक्रूट कर देते हैं दोबारा, ताकि हमें बार बार डायग्राम जो है ना बनाना पड़े। तो हम यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे एक, ठीक है, ये मान लीजिए कि म्यूट एल है आपका, और ये रिक्रूट करेगा यहाँ पे दूसरा, ये आपका क्या है, दिस इज म्यूट एच। तो ये यहां पे क्या करेंगे, म्यूट एच मैंने आपको बताया था, ये क्या लगा देगा, इंसिजन लगा देगा, ठीक है, जिसके निक क्रिएट कर देगा, एक कट लगा देगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कट, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कट थोड़ा सा पहले लगेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जहां पे आपका मिसमैच है वहीं पे आपका कट लगेगा, एक्चुअली में कट थोड़ा सा दूर लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जो इंसिजन है वो हो चुका है। जैसे ही इंसिजन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इनका काम जो है, देखिए लगभग इनका काम निपट चुका है। उसके बाद ये साइट को लीव करेंगे, जो आपके म्यूट एस, ये काम होने के बाद जो आपके म्यूट, सारे जितने भी म्यूट हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास म्यूट एस है, आपके पास म्यूट एल है, और आपके पास म्यूट एच है, ये साइट को लीव कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन आपके पास बची क्या, आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बची। आपके पास यहाँ पे आपके डॉटर डीएनए में एक निक है, पेरेंट डीएनए में अभी तक कोई निक नहीं है, यहाँ पे आपका मिसमैच है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका नए, यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा एक एक्सोन्यूक्लियस। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एक एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कोई भी हो सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, सो दिस विल बी 5 प्राइम एंड दिस विल बी 3 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम एंड है आपका, तो ये वाला जो किनारा है निक का, ये हो जाएगा 5 प्राइम, और ये वाला जो है वो हो जाएगा 3 प्राइम। सो हमें अब इस सेगमेंट को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, इस सेगमेंट को डिसइंटीग्रेट करना है। तो यहां पे आप कौन सा यूज करेंगे, यहां पे आप यूज करेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि देखिए यहां से चलना है और इस तरफ जाना है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। तो हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस जो है यूज करेंगे। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है वो आपका यूजुअली होता है द एक्सोन्यूक्लियस 1। ठीक है, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है वो, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस 7। ठीक है, ये दो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। इसकी जगह हालांकि यहाँ पे रेक जे भी आपको देखने को मिल सकता है। ये एक्सोन्यूक्लियस आएंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। अब ये क्या करेंगे, इनका काम बड़ा ही सिंपल है। जो आपका यहां तक का सेगमेंट है इसको ये क्लियर कर देंगे। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से। यहां पे हम इसको इरेज करते हैं एक बार। सो यहां तक एक्चुअली ये छोटी सी डॉट भी रह गई हमारे पास, इसको भी इरेज करते हैं। इसके बाद अब कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि यहां तक जो आपका एक्सोन्यूक्लियस है, ये काम किसने किया है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस 1। डायरेक्शन क्या है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसने यहां से यहां तक का जो सेगमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद अब चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपके पास जो एंड्स हैं उनको फिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका 3 प्राइम एंड है, सो हमें 3 प्राइम एंड पे हमें बताया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे अब आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि रिपेयर सिस्टम का पार्ट है। वो कुछ इस तरीके से यहाँ बाइंड करेगा और वो इस गैप को फिल कर देगा। ठीक है, गैप को फिल करने के बाद जैसे ही आपका गैप फिल हो जाएगा, जो निक बचेगा उसको कंप्लीट करने के लिए आपका डीएनए लाइगेज भी आ जाएगा। तो ये दोनों जो है डीएनए पॉलीमरेज है आपका यहाँ पे। ये अगर आपको याद हो, डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, मैंने उसमें बताया था कि प्रोकैरियोट के केस में कौन से डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो आपका रिपेयर का काम करते हैं। पॉलीमरेज 1 होता है आपके पास, और आपके जो यूकैरियोट्स हैं उनके केस में कौन सा होता है। तो ये आपके दोनों जो एंजाइम हैं वो इस गैप को फिल करके
वो फिनिश कर देंगे। अच्छा, अब मैं बता रहा था, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कुछ इस तरीके का होता है ना आपका, जो आपके डीएनए की बैकबोन होती है, यहाँ पे आपके अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेसिस कुछ इस तरीके से, तो ये होती है आपकी डीएनए की बैकबोन। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं या इस बॉन्ड को तोड़ दूं, कुल मिला के ये जो बॉन्ड कहलाता है, ये इसको हम कहते हैं द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगर हम इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दें तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, मैंने ऐसे तोड़ दिया, सो इस चीज ये जो क्रिएट हुआ ना यहाँ पे, इसको मैं डेजिग्नेट करूंगा एज अ डीएनए निक। इस निक को फिल करने का काम होता है आपके डीएनए लाइगेज का। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल था। देखिए जो आपका म्यूट एस है, मेजर रोल तो वही प्ले कर रहा है स्कैनिंग का, एटीपी का यूज करके, और स्कैन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी, हमारा स्कैनिंग फॉर एग्जांपल आपको जैसे ही मिसमैच मिलेगा आपको डीएनए के अंदर, वो दो प्रोटीन्स को वो रिक्रूट करेगा, म्यूट एल और म्यूट एच। म्यूट एच जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका इंसिजन लगा देगा। इंसिजन जो है वो थोड़ा सा दूर लगता है, बिल्कुल उसके नजदीक नहीं लगेगा, ठीक है। और ये डॉटर मैंने आपको ये भी बताया कि डॉटर स्ट्रैंड पे ही आपकी रिपेयर की जरूरत होती है। सो म्यूट एच जो है, जो म्यूट एच है, ये आपका क्या है, ये म्यूट एच है, ये आपका एल है और ये आपका एस है। तो म्यूट एच आमतौर पे कहाँ पे कट लगाएगा, वो आमतौर पे कट लगाता है जहां पे मिथाइलेटेड साइट होती है। ये आपकी मिथाइलेटेड साइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइलेटेड साइट है। तो म्यूट जो एच है आपका, वो कट या तो इस साइट पे लगाएगा या इस साइट पे लगाएगा, ठीक है। अब इस साइट पे क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये जो है सबसे नजदीक थी इसके। अगर ये वाली नजदीक होती तो यहाँ पे कट लगता, फिलहाल ये वाली है तो यहाँ पे कट लगाएगा। तो जो म्यूट एच है आपके पास, वो कट कहां लगाएगा, वो लगाएगा जहां पे उसको ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब यहां से ऐसे पढ़िए तो भी सेम है और ऐसे पढ़िए तो भी सेम है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसके ऊपर ये साइट होती है जहां पे ये आपके ये मिथाइलेशन की साइट होती है, यहाँ पे CH3 जो मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका म्यूट एच जो है वो कट लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका जो डीएनए रिपेयर है वो हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि डॉटर स्ट्रैंड कौन सी है और पेरेंट स्ट्रैंड कौन सी है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं द हेमी मिथाइलेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो आपकी पेरेंट स्ट्रैंड है सिर्फ वही मिथाइलेट होती है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में हेमी मिथाइलेशन होती नहीं। हमारा कोई भी डीएनए स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड नहीं होता। तो इस केस में आपकी जो यू कैन से मिसमैच रिपेयर की प्रोटीन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्ट्रैंड जो है वो डॉटर है और कौन सी स्ट्रैंड जो है पेरेंट है। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड को कैसे पहचानते हैं। देखिए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक का काम होता है, क्योंकि देखिए मिसमैच जो है वो फॉलो किसको करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होते ही आपका मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है चालू हो जाता है। तो अभी तक इस कंडीशन के अंदर यूकैरियोट्स में जो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में गैप होता है, निक होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ओकाजाकी फ्रेगमेंट अभी तक जुड़े नहीं है। और ये आपको सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, लगा लीजिए ये तो आपकी पेरेंट स्ट्रैंड है। पेरेंट स्ट्रैंड में आपको ये लैगिंग स्ट्रैंड है ना, लैगिंग स्ट्रैंड पे ही होते हैं बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे कोई भी आपको निक नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वाली क्या है, ये पेरेंट है आपकी, या फिर इसको आप टेम्पलेट कह सकते हैं। और जहां पे आपको ऐसे निक्स देखने को मिल गए, इसका मतलब ये वाली स्ट्रैंड आपकी क्या है, ये है आपकी डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस तरीके से यूकैरियोट्स के केस में आपकी जो मिसमैच की प्रोटीन्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं डॉटर स्ट्रैंड को, ओके। सो अभी जैसे कि यूकैरियोट्स के केस में आपके पास जो मेन प्रोटीन था वो था आपका म्यूट एस। यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है MSH। MSH प्रोटीन जो है वो आपका म्यूट एस का होमोलोग है। हमारे पास फिर आपके पास सेकंड प्रोटीन जो रिक्रूट हुआ था वो था म्यूट एल। सो यहाँ पे हमारे पास जो है होमोलोग होता है इसका भी MLH। और लास्ट में एक प्रोटीन और होता है जो कि जिसको हम कहते हैं, जो आपका यू कैन से लास्ट जो था म्यूट एच, उसका होमोलोग जो है उसको हम बोलते हैं PMS। तो PMS जो है ये सारे PMS जो है म्यूट एच का होमोलोग है, MLH जो है म्यूट एल का होमोलोग है, ये सारे होमोलोग्स हैं।
तो ये काम करते हैं आपके, ये जो है ये काम करते हैं आपके यूकैरियोटिक मिसमैच रिपेयर सिस्टम में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है आपका डीएनए डैमेज। ठीक है, इसमें हम पहले डीएनए डैमेज देखेंगे कि डीएनए डैमेज कैसे होता है, किस किस तरह का होता है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि डीएनए डैमेज को रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए डीएनए डैमेज में सबसे एक्चुअली हमें लगता है कि डीएनए डैमेज आमतौर पे देखिए आपके केमिकल एजेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आपके केमिकल एजेंट्स कर सकते हैं, आपकी वेव्स कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं, तो रेडिएशन की वजह से भी जो है यहाँ पे रेडिएशन की वजह से भी डीएनए डैमेज आ सकता है। इसके साथ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से भी आपका जो डीएनए डैमेज है वो आ सकता है। सब डीएनए डैमेज के काफी यहाँ पे तरीके हैं। सबसे पहले देखिए इनमें कुछ भी हो सकता है। रेडिएशन जो है मैं कहूँगा सबसे खतरनाक होती है, केमिकल एजेंट्स भी कम नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो है, इन्वायरमेंटल जो आपके एजेंट्स हैं उनका रोल यहाँ पे इतना नहीं है। जो मेन है आपके वो है केमिकल या रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं, ये म्यूटेशन करते हैं ना, ये क्या करवाएंगे, ये सारे म्यूटेशन कराएंगे। तो जो चीज म्यूटेशन करवाती है उसको बोला जाता है म्यूटाजन। उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटाजन। ठीक है, म्यूटाजन कैन बी एनीथिंग दैट कैन कॉज म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन बड़े ही सिंपल सी मैं डेफिनेशन देता हूं आपको, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए। ठीक है, मतलब डीएनए के अंदर सडनली कोई चेंज आ जाए और वो चेंज जो है वो इनहेरिटेबल हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकता हो, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके, और जो आपके एजेंट्स म्यूटेशन करवाते हैं उनको कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस वैसे देखिए काफी तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। मेनली मैंने बता दिया आपको, आपके पास केमिकल एजेंट्स हैं, रेडिएशंस हैं, और आपके पास इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं। हालांकि जब हम यू कैन से जेनेटिक्स करेंगे तो जेनेटिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग जो डीएनए की डैमेज हैं, अलग अलग म्यूटाजेंस जो हैं वो क्या क्या होते हैं। कैंसर में भी इसका डिस्कशन करेंगे जब हम कैंसर का टॉपिक कर रहे होंगे। सो इसी के साथ हम बात करते हैं अब हमारे डीएनए डैमेज की। तो जो सबसे पहला डीएनए डैमेज है जो कि मोस्ट कॉमन है, देखिए डीएनए डैमेज जो है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। एक चीज मैं बतानी भूल गया, डीएनए डैमेज जो है वो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप भी हो सकता है, सेल के अंदर अपने आप ही हो सकता है बिना किसी बाहर की चीज के। ठीक है, ये आपका इंटरनल है। ये बाकी चीजें आपकी सारी एक्सटर्नल है। केमिकल एजेंट्स आपको बाहर से देखने को मिलते हैं यूजुअली, रेडिएशंस आपको बाहर से मिलती हैं, एनवायरमेंटल एजेंट्स ऑब्वियसली आपके बाहर से ही एक्सटर्नल चीजें हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। लेकिन डीएनए डैमेज जो है वो इंटरनल एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है। ऐसे डैमेज को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डैमेज, जो कि अपने आप आ जाता है, इसमें किसी का कोई मेन रोल है नहीं। ठीक है, और हमने देखा कि डीएनए डैमेज मिसमैच जो है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से हो सकता है। और यहाँ पे म्यूटाजेंस तो हैं ही आपके पास, इसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस आमतौर पे लोग बिल्कुल स्किप कर देते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस को समझना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस जैसा कि मैंने बताया अपने आप हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस में मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू करना चाहूंगा, हमारा जो सबसे कॉमन स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज है वो होता है आपका हाइड्रोलिटिक डैमेज एंड डीएमिनेशन। ठीक है, सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द हाइड्रोलिटिक डैमेज एंड डीएमिनेशन। ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें देखिए जैसा कि नाम बता रहा है हाइड्रोलिटिक, मतलब इसमें वाटर का रोल है। ठीक है, डीएमिनेशन, डी मतलब रिमूवल, डी का मतलब यहां पे क्या है, रिमूवल। और एमिनेशन जो आपका वर्ड है, एमिनेशन, एमिनेशन का मतलब है आपका जो अमीन ग्रुप है, जो आपका अमीनो ग्रुप है उसको, अमीनो ग्रुप मतलब NH3 NH2 कुछ इस तरह के, अगर अटैच है तो NH2 अदरवाइज NH3। ठीक है, इसको रिमूव करना जो है उसको हम क्या कहेंगे, डीएमिनेशन। तो सबसे कॉमन है ये आपका, और ये नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात, मतलब अच्छी तो क्या है, बुरी बात है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में भी आपका जो है हाइड्रोलिटिक डैमेज और डीएमिनेशन जो है वो हो सकता है। सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है, देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास लगा लीजिए एक साइटोसिन है।
तो साइटोसिन के ऊपर हाइड्रोलिटिक डैमेज और डीएमिनेशन की वजह से साइटोसिन कन्वर्ट हो सकता है आपके यूरेसिल में, है ना कमाल की बात। जो साइटोसिन है वो यूरेसिल में स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप ही कन्वर्ट हो गया, बाहर से कुछ नहीं आया, बिकॉज ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड बाय वाटर एंड डीएमिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा कि डीएनए के अंदर सिर्फ 3 बेसेस होते हैं ना, चार, AGCT, लेकिन यूरेसिल जो है वो डीएनए का बेस नहीं है। इसका कारण यही है क्योंकि यूरेसिल, साइटोसिन जो है वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी यूरेसिल में, और अगर यूरेसिल डीएनए का मान लीजिए कि इनमें इन 4 के साथ साथ यहाँ यूरेसिल भी एक वैलिड आपका न्यूक्लियोटाइड होता, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि साइटोसिन अपने आप कन्वर्ट हो रहा है यूरेसिल में, तो आपको डीएनए डैमेज हुआ है इसका पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि डीएनए के अंदर यूरेसिल जो है वो एक अननेचुरल बेस पेयर, अननेचुरल नाइट्रोजनस बेस है। तो सबसे पहले हम साइटोसिन के एग्जांपल को देखते हैं। आई होप कि आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद होगा। साइटोसिन एक पायरिमिडीन है, ठीक है, और पायरिमिडीन है ये आपका साइटोसिन है। तो पायरिमिडीन में आपके पास सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो। और साइटोसिन के केस में यहाँ पे एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया का हटा दीजिए, NH3 तो अमोनिया हो जाएगा, NH2 ग्रुप जो है उसको अमीन ग्रुप बोलते हैं, आपका अमीनो ग्रुप जो है। तो यहाँ पे आपके पास NH2 है, यहाँ पे साइटोसिन के ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है, और यहाँ पे डबल बेस पेयर होगा आपका, और यहाँ पे डबल बेस पेयर होगा, और इस नाइट्रोजन के जरिए ये जुड़ा हुआ है आपकी शुगर से, ठीक है, यहाँ से ये किससे जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है। तो ये है आपके पास साइटोसिन। तो इसमें होता क्या है, देखिए होता क्या है, आपका जो वाटर है H2O जो है वो मैदान में आता है, ये एंटर करेगा, और जो आपका अमीन ग्रुप है वो लीव करेगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, आपका जो हाइड्रोलिटिक और डीएमिनेशन जो है वो आमतौर पे कपल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें वाटर की जो है एंट्री हो रही है, और जो अमीन ग्रुप है वो आपका लिविंग ग्रुप है। सो अमीन ग्रुप मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये जाएगा और इसकी जगह वाटर आएगा। तो हम बाकी चीजें जो है हम ट्राई करेंगे कि सेम रखें। सो अगेन ये है आपका कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है ये रहेगा अनचेंज्ड, ये शुगर से अटैच रहता है, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है कुछ, ये भी अनचेंज रहेगी। अब देखिए ये वाला जो अमीन ग्रुप है ये वाला, ये लीव करेगा और इसकी जगह आपके पास आ जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए वाटर है ना, कुछ वाटर का स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है ना, H2O को स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसमें अगर इसको तोड़ूं मैं तो 2 चीजें बनता है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है वाटर का। तो वाटर की ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई है आपकी, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रोजन था, तो ये वाला डबल जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो हट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये अगर आपको ध्यान हो, सॉरी यहाँ पे डबल बेस पेयर, यहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया यूरेसिल। तो देखिए आपका जो साइटोसिन था वो कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में, ड्यू टू द हाइड्रोलिटिक डैमेज एंड डीएमिनेशन। ठीक है, हुआ क्या, यहां से आपका जो अमीन ग्रुप था, देखिए अमीन ग्रुप जो है NH2 की फॉर्म में नहीं जाएगा, ये जाएगा NH3 में, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे ही देखते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और 2 आपके पास हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन NH2 था ना, यहाँ पे देखिए N के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो तीसरा एक इनमें से एक तो चला जाएगा NH2 के साथ, वो हो जाएगा NH3, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से आपका साइटोसिन जो है यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन है। तो इसमें होता क्या है, लगा लीजिए आपके पास एक बेस पेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपका ये डीएनए है, और डीएनए में यहाँ आपके पास ग्वेनाइन था और यहाँ आपके पास साइटोसिन था, और इनके बीच में बढ़िया बेस पेयरिंग हो रही थी, बिंदास लाइफ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्यू टू हाइड्रोलिटिक डैमेज एंड डीएमिनेशन, यहाँ पे जो आपका साइटोसिन है वो कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में। तो अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो हमें पता है ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये एज ए टेम्पलेट फंक्शन करेंगी। ये क्या फंक्शन करेंगी, एज अ टेम्पलेट। और जो आपकी नई स्ट्रैंड बन रही है, यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ओके, अगर आप ध्यान दें तो आपका स्टार्टिंग में बेस पेयर क्या था, GC। अब एक डॉटर जो ये एक डॉटर सेल में जाएगा और ये दूसरे में, तो यहाँ पे तो GC रहा, तो यहाँ पे तो ओके है, लेकिन यहाँ पे जो आपका GC था
वो कन्वर्ट हो गया AU में, तो ये तो गलत है ना, ये तो म्यूटेशन होगी। ये इसलिए खतरनाक है यूरेसिल को, इसलिए यहाँ पे आपका जो मैं कहूंगा कि एक अननेचुरल नाइट्रोजन बेस है डीएनए के केस में, यूरेसिल हम नहीं रख सकते। तो इस तरीके से होता है आपका डीएमिनेशन एंड हाइड्रोलिटिक डैमेज, जिससे आपका कन्वर्ट होता है साइटोसिन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यूरेसिल में। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेना चाहूंगा आपका, लगा लीजिए ग्वेनाइन को लेते हैं आपका। ग्वेनाइन की भी सेम कंडीशन है, ग्वेनाइन में H2 एंटर करता है और अमीन ग्रुप जो है NH3 जो है वो लीव करेगा, और यहाँ पे ग्वेनाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक अननेचुरल बेस में। ये तो बिल्कुल ही अननेचुरल है, क्योंकि यूरेसिल फिर भी आपको आरएनए में देखने को मिलेगा, जेंथीन तो आरएनए में होता तो है बट बहुत ही रेयर है। अब जेंथीन में कन्वर्ट हो गया आपका ग्वेनाइन, ठीक है। अब जेंथीन जो है बड़ी ही गजब चीज है। जेंथीन की खासियत पता क्या है, ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली कंडीशन है ना, अगर मैं इसको ग्वेनाइन को कन्वर्ट कर दूं जेंथीन में, तो ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर तो लेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक एग्जांपल है, होगा सिंपल मेथड, जो आपका मेथड है वो इसी तरीके का रहेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। ग्वेनाइन जो है जेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेंथीन जो है वो बेस पेयर करता है आपके किसके साथ, साइटोसिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। ओके, अब कभी कभी हाइड्रोलिटिक डैमेज अकेला भी हो जाता है भैया। कैसे हो जाता है, आइए इसको समझते हैं। हाइड्रोलिटिक डैमेज है तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे ग्वेनाइन का ही। चलो ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं हम। ग्वेनाइन एक, जैसे कि आपको पता है प्यूरीन है, तो प्यूरीन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन शुगर के साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है आपके पास, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है आपके पास, तो 4 यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका लगा होता है एक अमीन ग्रुप कुछ इस तरीके से NH2, और इस N के साथ एक H, और यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन डबल बेस पेयर, अगर एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और एक आपका यहाँ होता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके ग्वेनाइन का। ग्वेनाइन में कभी कभी होता क्या है, अब देखिए शुगर के साथ अटैच्ड है ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं हाइड्रोलिटिक डैमेज भी, ओनली हाइड्रोलिटिक डैमेज भी कभी कभी हो जाता है, तो वाटर एंटर करेगा और आपका जो ये ग्वेनाइन की रिंग है ना, ये गायब हो जाएगी। जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये गायब हो जाएगी। कंडीशन क्या बचेगी कि शुगर के साथ अटैच सिर्फ OH रह जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं अबेसिक साइट, ठीक है। बेसिक साइट, ए मतलब एब्सेंट है, बेसिक मतलब बेस, जो आपका नाइट्रोजनस बेस है जो शुगर के साथ अटैच था वो गायब हो चुका है साइट से, तो जो साइट बनती है उसको हम क्या कहेंगे, ए बेसिक साइट। ये भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा ही कॉमन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो कि अगेन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, वो है आपका कन्वर्जन। देखिए साइटोसिन का कन्वर्जन होता है थाइमीन में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये साइटोसिन का कैसे हो गया। देखिए जो साइटोसिन है आपके पास, फॉर एग्जांपल साइटोसिन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। स्ट्रक्चर आप जितने बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतने ही आपको याद रहेंगे। यहाँ पे आपके पास अमीन ग्रुप था एक, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन था, और एक शायद यहाँ पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन अटैच थी, ठीक है। और अब बेस पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये आपका शुगर से अटैच है, इसको मत भूलिएगा। यहाँ पे एक होता है आपके पास, और दूसरा डबल बॉन्ड ये है आपका साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन जो है ये कभी कभी मिथाइलेशन कर जाता है, ये क्या कर जाता है, मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन मतलब आपका जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो अटैच हो जाएगा। इसका एंजाइम जो करवाते हैं उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, मिथाइलेसिस, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो कंडीशन आपके पास कैसी बन जाएगी, दोबारा बना देते हैं स्ट्रक्चर। देखिए बाकी मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सब लगभग सेम ही रहेगा आपका। यहाँ पे आपके पास अमीन ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये शुगर के साथ जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पे है आपका एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन है आपका यहाँ वाला, इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है आपका, लेकिन अब होगा क्या, उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ आ जाता है मिथाइल ग्रुप। इस कंडीशन को बोलते हैं, देखिए किस पोजीशन पे हो रहा है, ये आपकी 5th पोजीशन होती है। ये जो कार्बन है आपका, ये 5th पोजीशन का कार्बन होता है आपका। इसको बोलेंगे हम 5 मिथाइलेटेड साइटोसिन। तो साइटोसिन जो है आपका
वो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली मतलब लगभग अपने आप, जिसमें बाहर का ज्यादा रोल नहीं हो, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है 5 मिथाइल साइटोसिन में। और 5 मिथाइल साइटोसिन जो है ये कर जाता है आपका हाइड्रोलिसिटिक डैमेज, और आपका साथ साथ क्या होगा, डीएमिनेशन, मतलब वाटर एंटर्स एंड द अमीन ग्रुप लीव्स। तो इसमें क्या होगा, अगेन देखिए बड़े ही सिंपल सी कंडीशन है आपके पास। तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप जो है ये तो यूं का यूं जुड़ा रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है जो कि शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस सिंपल सी बात है, ये वाला जो आपका NH2 ग्रुप है ना, इसको निकाल दो और यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपका ये गायब हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है आपका गायब हो जाएगा। ये अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके थाइमीन का। ये क्या है आपका थाइमीन। देखिए कैसे साइटोसिन जो है वो पहले मिथाइलेशन कर गया, 5 मिथाइल साइटोसिन बन गया, और बाद में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट किस में हो गया, थाइमीन में, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांजिशन, क्योंकि C जो है वो T से चेंज हुआ है। मतलब कि साइटोसिन और थाइमीन दोनों क्या हैं आपके, दोनों आपके पायरिमिडीन है। तो इसको इस तरह के DNA डैमेज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ये भी अगेन अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके पास एक कुछ इस तरीके से कंडीशन है, यहाँ G और यहाँ C है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले मिथाइलेशन होगी लेकिन उसके बाद में ये कन्वर्ट हो गया आपका G, और यहाँ आ गया आपका T। तो ये आगे जाके एक तो रह जाएगा GC, ठीक है, और एक कन्वर्ट हो जाएगा AT में। तो इस तरीके से आपका DNA में डैमेज आ सकता है। ये था आपका पहला एग्जांपल बाय हाइड्रोलिटिक डैमेज, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक मतलब हाइड्रोलिटिक सिंपल सी बात है कि पानी की वजह से जो है, वाटर की वजह से जो है डैमेज हुआ है, और डीएमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ द अमीन ग्रुप। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका अगेन वेरी कॉमन मैं कहूंगा कि DNA डैमेज है, वो है 3 चीजों की वजह से होता है, एल्काइलेशन, उसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीडेशन, और लास्ट में आपके पास क्या रहता है, वो है रेडिएशन, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एल्काइलेशन को, ओके, एल्काइलेशन का एग्जांपल लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन, फिर हम रेडिएशन देखेंगे। एल्काइलेशन मतलब कि एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जैसे कि आपके पास जो CH3 है ये भी एक एल्काइल है, इसको हम मिथाइल बोलते हैं ना, ये काफी तरह के हो सकते हैं। आपके पास CH2 CH3 भी देखने को मिल सकता है, ये कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, एक साइड से ये जुड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, और इसको हम बोलते हैं इथाइल, ओके। इन ग्रुप्स का जुड़ना आमतौर पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप ही जुड़ते हैं, आपको यही देखने को मिलेंगे। अगर ये जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्काइलेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, काफी सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। किनकी वजह से देखने को मिलेगा आपको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब इसके में ये क्या चीज है भैया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। देखिए आमतौर पे ऑक्सीजन के पास अगर मैं बात करूं, अगर आपने सिंपल ऑक्टेट रूल भी पढ़ा है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर आपके पास, चलो मैं सिंपली समझा देता हूं यार, अगर आपके पास ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ये मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन को अपना वो फिल करने के लिए आपने ये वाला रूल तो पढ़ा ही होगा यार, 2 6, मतलब आमतौर पे हमें पता है कि पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में आने चाहिए 8 लेकिन हैं 6। तो ऑक्सीजन क्या कोशिश करता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो यहाँ पे 6 + 1 मतलब 7 की कंडीशन है। तो इस तरह की जो ऑक्सीजन है वो काफी रिएक्टिव होती है, इस सिचुएशन को बोला जाता है द फ्री रेडिकल। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आती है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में आमतौर पे 6 रहते हैं, लेकिन अगर एक कहीं से मिल जाए तो 7 हो जाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसके पास ये कंडीशन आ जाएगी, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल।
या तो एक कम हो, 8 होने चाहिए ना, दूसरे शेल में हमें पता है दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो एक कम हो जाए या एक ज्यादा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लूँ, 11 एटॉमिक नंबर है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में यहाँ आपके पास 8, और जो तीसरा शेल है उसमें सिर्फ 1 होता है। तो जो आपके सोडियम है ये फ्री रेडिकल तो नहीं कहलाएंगे यहाँ पे, लेकिन सोडियम भी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये किसका फ्री रेडिकल है? ये है ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। सो ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी वजह से आमतौर पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल यूजुअली परोक्साइड के रेडिकल्स भी हैं, जो परोक्साइड आयन है वो भी आपके हाइड्रोलिटिक डैमेजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हैं आपके ये जैसे परोक्साइड्स हैं या बाकी जो चीजें हैं ये करती क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हैं, फॉर एग्जांपल एक और होती है यहाँ पे कुछ इस तरह की O2 नेगेटिव। सो ये जो है ये कहलाती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, परोक्साइड्स, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल, ये सब क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और ये क्या करवा सकती हैं? ये करवा सकती हैं आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये थे सिंपल। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं आपके एल्काइलेशन का, ठीक है। सबसे पहले हम किस पे चलते हैं? हम चलते हैं एल्काइलेशन पे। तो एल्काइलेशन तो आई होप कि काफी सिमिलर है, देखिए आपको पता भी होगा। एल्काइलेशन जो है वो एल्काइलेशन जैसे ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए था? ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर O2 नेगेटिव, ये आपको चाहिए थे, ठीक है। अगर आपको एल्काइलेशन करवानी है तो एल्काइलेशन के लिए जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ से लाएंगे आप? मतलब मिथाइल और इथाइल ग्रुप कहीं से तो लाएंगे ना आप, तो आपको कहाँ से लाते हैं? वो लाते हैं आप नाइट्रोसमीन से, ठीक है। वो कहाँ से लेके आते हैं आप? नाइट्रोसमीन से। ये जो है आपका एल्काइल ग्रुप का डोनर होता है आपका यहाँ पे। इसको आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका एल्कलाइटिंग एजेंट है आपका यहाँ पे, ये आपका एल्कलाइटिंग एजेंट है, ये एल्काइलेशन करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्काइलेशन है ये आमतौर पर देखिए, ये एल्काइलेशन और ऑक्सीडेशन जो है ये बेसिकली आपको ग्वेनाइन के ऊपर देखने को मिलती हैं। और ग्वेनाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। अगेन थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है और एल्काइलेशन कहाँ होता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिंग हो गई यार। सो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, राइट, और यहाँ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो है आपका शुगर से अटैच्ड है। यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ आपके पास जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन एक और प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे है और दूसरा डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है, ठीक है। लगभग कवर, हाँ हाँ, ये आपका स्ट्रक्चर है ग्वेनाइन का। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। तो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन के लिए मैं कुछ इस तरह का निशान यूज करूंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज का है यहाँ पे? ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो मोस्टली कहाँ पे होती है? या तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे, या फिर आपको देखने को मिलेगी इस कार्बन पे। ये दो साइट्स हैं आपकी जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन ग्वेनाइन के ऊपर देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं एल्काइलेशन पे, तो एल्काइलेशन के लिए मैं ये ऐसे ग्रीन एरो यूज करूंगा। एल्काइलेशन जो है सबसे कॉमन आपको देखने को मिलती है, या तो एल्काइलेशन होती है आपके इस नाइट्रोजन के ऊपर या होती है इन दोनों साइड्स के ऊपर। ये हैं आपकी मोस्ट कॉमन साइट्स जहां पे आपको एल्काइलेशन या फिर ऑक्सीडेशन आपको इन दो साइट्स पे देखने को मिलेगी, और एल्काइलेशन ये बाकी जो आपके पास 3 साइट्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ आपकी कहानी जो है चलती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, देखिए एक केस थोड़ा सा हम स्टडी कर ही लेते हैं। लगा लीजिए ग्वेनाइन है, ग्वेनाइन का आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश जो है आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ग्वेनाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 7,8 डाईहाइड्रो 8 ऑक्सो ग्वेनाइन में, ठीक है। अब आप कहेंगे अरे इतना बड़ा नाम, इसको सिंपली ऑक्सो-जी भी बोलते हैं भैया। ये क्या कहलाता है आपका? ऑक्सो-जी। ऑक्सो-जी का साइंटिफिक नेम है 7,8 डाईहाइड्रो 8 ऑक्सो ग्वेनाइन, ठीक है। ये ग्वेनाइन की जो आपका ग्वेनाइन है इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से बनते हैं ऑक्सो-जी, ठीक है। ऑक्सो-जी जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए ऑक्सो-जी जो है वो एडेनाइन के साथ भी बेस बेयरिंग कर सकता है
और साइटोसिन के साथ भी। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एडेनाइन के साथ भी कर सकता है और ग्वेनाइन के साथ भी कर सकता है। अगर यहाँ पे ऑक्सो जी यहाँ पे ये कंडीशन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ग्वेनाइन है वो भी साइटोसिन के साथ यूजुअली जो है बेस पेयर करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन रही तो ये लीड कर सकती है आपकी ट्रांसवर्जन पे। ठीक है, ट्रांसवर्जन कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ऑक्सो जी है ये, और इसने यहाँ पे अगेन एडेनाइन के साथ कर रखा है बेस पेयर। तो जब आगे डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे ये आपका ऑक्सो जी है, ये तो दोबारा साइटोसिन के साथ भी कर लेगा, साइटोसिन के साथ भी कर सकता है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपका एडेनाइन भी आ सकता है, क्योंकि दोनों के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है ना भैया। और यहाँ वाला तो पक्का कन्फर्मली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्जन हो चुकी है। ठीक है, जो ग्वेनाइन था यहाँ पे वो आप कन्वर्ट किस में हो गया? थाइमीन में, है ना। तो जो आपका प्यूरिन है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरिमिडीन से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन। ठीक है, जहां पे आपके प्यूरिन जो है उनको पायरिमिडीन में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो ये था आपका एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट वाला जो है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए रेडिएशन में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, जो कि अगर आपने लैब में काम किया है कभी तो सबसे कॉमन है ये आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो यूवी लाइट है। यूवी लाइट भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या होती है इसकी? अराउंड 260 नैनोमीटर अगर हम कहें तो 260 नैनोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ है, तो ये इसको ऑब्जर्व कौन कर लेता है? देखिए इसको ऑब्जर्व कौन करेगा यहाँ पे? इसको ऑब्जर्व करता है थाइमीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलते हैं। लगा लीजिए ये आपके पास शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये अगली शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये अगली शुगर है। अगेन एक थोड़ा सा लंबा ही बना लेते हैं, बनाने लगे गए हैं हम तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन है आपके पास, और यहाँ पे इन दो शुगर्स पे आपके पास थाइमीन प्रेजेंट है। तो थाइमीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पूरा तो मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे समझने के लिए हमें बनाना है। तो थाइमीन के ऊपर एक ही रिंग होती है ना आपकी, तो ये थाइमीन है। थाइमीन के मुझे पता है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है जहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी होता है वैसे। ये इसका मिथाइल ग्रुप है और ये इसका मिथाइल ग्रुप है। तो थाइमीन, जब दो थाइमीन एक दूसरे के पास प्रेजेंट हों, जब थाइमीन एक दूसरे के ऐसे प्रेजेंट हों एडजेसेंट पोजीशन पे, नेबरिंग पोजीशन पे अगर थाइमीन आपके प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर ये यूवी लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एक रिंग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाले दो कार्बन है जो आपके, और ये वाले जो दो कार्बन है आपके, ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे अरे ये इतनी दूर दूर से कैसे जुड़ गए? अरे भैया दूर नहीं है, स्टैकिंग होती है बेसिस की। बेसिस क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो अगर ये एक रिंग है तो दूसरी रिंग लगभग कुछ इतनी नजदीक प्रेजेंट होती है। इनके बीच की दूरी आपको पता है ना कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ देखने में दूर लग रहे हैं, लेकिन स्टैकिंग की वजह से जो बेसिस होते हैं, ये आपकी शुगर है, ये आपकी शुगर है, ये आपका फॉस्फेट है, तो ये इतने नजदीक प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रिंग बन जाती है। इस रिंग को बोला जाता है द साइक्लोब्यूटेन रिंग। साइक्लो मतलब साइकिल है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली चार ऐसे ना, चार कार्बन है, चार कार्बन हो, देखिए दो कार्बन हो तो मिथाइल, सॉरी एक कार्बन हो तो मिथाइल, दो हो तो इथाइल, और चार हो तो ब्यूटाइल। तो यहाँ पे चार है तो ब्यूटेन यूज किया हमने, सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन यूज करते हैं। तो साइक्लो मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ब्यूट मतलब चार है कार्बन, और एन मतलब चारों में सिंगल बॉन्ड है। तो ये रिंग बन जाती है साइक्लोब्यूटेन रिंग। और अब जो ये आपके थाइमीन है ये आपस में जुड़ गए हैं, तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूं यहाँ पे इस कंडीशन को बोला जाता है थाइमीन डाइमर। ठीक है, अब जैसे ही थाइमीन डाइमर बनता है तो थाइमीन डाइमर आपका एडेनाइन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन इस तरह की होगी, राइट? थाइमीन थाइमीन ये एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह की कंडीशन होगी ना। लेकिन जैसे ही ये थाइमीन आपस में साइक्लोब्यूटेन रिंग बनाते हैं ना, ये वाली जो बेस पेयरिंग है आपकी ये बंद हो जाती है। तो थाइमीन डाइमर जो है वो बेस पेयरिंग करनी बंद कर देते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन रिंग के बनने की वजह से। ओके ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है अगर मैं बात करूं थाइमीन डाइमर का। इसके साथ साथ थाइमीन साइटोसिन के साथ भी ये हरकत कर सकता है।
थायमीन साइटोसिन का भी डाइमर बन सकता है, ठीक है, थायमीन डाइमर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और ये इसमें यूज होते हैं आपके C6 और C5 कार्बन आपके यूज होते हैं, C6 और C5 कार्बन दोनों थायमीन के जो हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। और अगर भले ही आपका ये वाला डाइमर बने या आपका थायमीन डाइमर बने, दोनों ही डाइमर जैसे ही बन जाते हैं बेस पेयरिंग ये जो है नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेडिएशन की वजह से होने वाली सबसे कॉमन, मैंने यहाँ पे यूवी का तो बता दिया, अरे लेकिन भैया और भी होती हैं, काफी खतरनाक वाली होती हैं। अगर आपने हल्क मूवी देखी है, सो अगर आपको याद हो तो हल्क मूवी के स्टार्टिंग में जो ब्रूस बैनर है उसको वो आपकी जो सुपर सोल्जर सिरम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मार्वल फैन हूं मैं भी, जो आपकी सुपर सोल्जर यहाँ पे सिरम है उसको ट्राई कर रहा था, वो इन्वेंट कर रहा था। और आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो यूज की थी स्टार्टिंग में, जो साइंटिस्ट थे ना, एरिक नाम था शायद उनका, तो उन्होंने तो वाइटा रेज यूज की थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं यूज करूंगा गामा रेज। गामा रेज हाई एनर्जी रेज होती है, तो उन्होंने ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर सिरम को अपने अंदर इंजेक्ट किया और गामा रेज के सामने आ गए, तो वो हल्क बन गए। लेकिन एक्चुअली में अगर आप गामा रेज के सामने आ गए, डजेंट मैटर कि आपके पास सुपर सोल्जर सिरम है या नहीं, तो गामा रेज आपकी बैंड बजा देंगे। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे गामा रेज और एक्स रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेज प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों जो है ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? आयनाइजिंग रेडिएशन। अब कहेंगे अरे यार आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि जो आयंस बना दे, अगर ये आपकी बॉडी में हिट हुई तो आपकी बॉडी में आयनाइजेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी में आयंस बन जाएंगे। और ये जो रेज हैं ये हाई एनर्जी रेज हैं। ये क्या है? हाई एनर्जी होती है इनकी पेनिट्रेशन भी हाई होती है। क्या होती है? पेनिट्रेशन जो पेनिट्रेंस जो है, सॉरी पेनिट्रेशन कह रहा हूं, पेनिट्रेंस जो है वो हाई होती है। हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेंस, मतलब गामा रेज तो लगभग किसी भी चीज के आर पार चली जाती हैं। एक्स रेज जो है वो आपके जो हैवी मेटल्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स को आराम से क्रॉस कर लेती है एक्स रेज जो है। आपको एक्स रेज आप खुद भी करवाते हैं तो आपको देखा होगा कि बोन्स हैं भले ही वो रोक लेती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बॉडी है आपकी जो, उसको तो ये क्रॉस कर लेती हैं। तो अगर क्या होगा कि आप गामा रेज या फिर एक्स रेज के केस में एक्स रेज के सामने आ जाएं, उनसे आपका जो है एक्सपोजर हो जाएगा। तो देखिए बड़ी खतरनाक चीजें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये आयन बना देती हैं। और उन आयन्स में से सबसे खतरनाक है आपका ऑक्सीजन रेडिकल, सॉरी ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स हैं आपके, वो सबसे खतरनाक होते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये ढूंढ रहा है, तो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल जो हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। अब ये करते क्या हैं? अगर आपको शुगर फॉस्फेट बैकबोन याद है, कुछ इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये गामा रेज और एक्स रेज क्या करती हैं? ये इन बॉन्ड को ही तोड़ देती हैं, डीऑक्सीराइबोज पे डायरेक्टली अटैक करती हैं। ये जो शुगर्स है ना आपकी डीऑक्सीराइबोज, इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके डीएनए के अंदर, लगा लीजिए ये आपका डीएनए है और इसके ऊपर गामा रेज या एक्स रेज पड़ी तो इसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं आप डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स? मतलब कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मतलब दोनों स्टैंड में, यहां भी और यहां भी डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाएंगे, DSB। और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं आपके। अगर ये मतलब अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया ना गामा रेज या एक्स रेज से, अगर थोड़ा बहुत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच जाते हो। गामा से तो नहीं, एक्सरे से अगर थोड़ा बहुत आपका एक्सपोजर होता भी है, वो तो होता ही है। जब आप चेस्ट एक्सरे भी आप करवाते हैं तो कितनी एक्सरे से आपका एक्सपोजर होता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मॉडरेट टाइम के लिए भी, मैं कहूं कि 2 से 3 मिनट के लिए भी अगर आप एक्सरे के सामने या गामा रेज के सामने खड़े रहते हैं तो आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप कुछ ज्यादा ही समय के लिए सामने हैं, आप एक्सपोजर है आपका गामा और एक्सरेज के साथ, सो आई कैन अश्योर यू डेथ, मृत्यु निश्चित है। क्योंकि अगर आप ज्यादा समय के लिए एक्सरेज और गामा रेज के सामने खड़े रहे ना, तो वो आपके सारे सेल्स के डीएनए में इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स लगा देंगे ना, इतने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगा देंगे कि सेल रिपेयर करते करते थक जाएगी। ठीक है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को रिपेयर करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का तरीका,
ठीक है, हम रिकॉम्बिनेशन का तरीका यूज करते हैं, लेकिन ये तरीका तब यूज किया जाता है जब थोड़े बहुत डबल स्ट्रैंड ब्रेक हों। लेकिन अगर बहुत सारे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आते हैं ना, तो हमारे पास एक ही तरीका है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। लेकिन इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ बेसिस गायब हो गए हैं, यहाँ पे भी एक दो बेसिस जो यहाँ प्रेजेंट थे वो गायब हो चुके हैं। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में होता कुछ नहीं है, सेल के पास ये डेस्परेट मेजर है, ये आखिरी हथियार है बचाने के लिए, क्योंकि अगर डीएनए टूट गया ना तो सेल खत्म है, आप खत्म है। तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में होता क्या है कि जो गया वो गया, लगा लीजिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिसिंग हो गया ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, जो गया वो गया, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। भले ही आपका डीएनए, अब देखिए पहले वाला डीएनए मान लीजिए आपका इतना लंबा था, और अब भले ही आपका डीएनए जो है छोटा हो गया है, आपके बेसिस जो है वो गायब हो गए हैं, लेकिन कम से कम डीएनए जुड़ तो गया ना। तो ये है आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। सो अगर आपकी सेल के अंदर अगर यू कैन से डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आ जाते हैं और सेल उसको रिपेयर नहीं कर पाती है, तो सेल चली जाती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। काफी सिंपल चीज है, सेल डेथ मतलब वो सेल तो खत्म है। लेकिन अगर बहुत सारी सेल्स में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आ जाते हैं तो सारी सेल मरने लग जाती हैं धीरे धीरे। अगर आपको याद हो तो अगर आप एक सीरीज देखिएगा चेर्नोबिल, चेर्नोबिल जो है एक्चुअली में सोवियत यूनियन में, यूक्रेन में था, अब तो यूक्रेन में है, लेकिन पहले तो सोवियत यूनियन होती थी। तो यूक्रेन के अंदर एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन की सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गामा रेज और एक्स रेज जो है वो रिलीज होती हैं, रेडिएशन जो है रिलीज होती हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स से। तो वहां पे जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो आपके यू कैन से न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, वो और एक जर्नल जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो जर्नल पूछता है कि हमारे पास कितना समय है, तो उसने कहा कि हमारा एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे। 6 महीने से 1 साल का उसने समय दिया था, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स तो आ चुके हैं भैया उनको। अब भले ही आप कितनी कोशिश कर लें, उनकी वजह से कोई ना कोई म्यूटेशन आएगी, या तो कैंसर हो जाएगी आपको, या फिर आपकी जो बोन मैरो सेल्स हैं वो मर जाएंगी, या आपकी स्टेम सेल्स हैं जो आपकी रिपेयर का काम करती हैं वो मर जाएंगी। इस वजह से आपकी डेथ होना निश्चित है। ठीक है, सो बड़ी ही खतरनाक चीज है। और अब देखिए वही बात है, इंसान का तो काम है खतरनाक चीजों से खेलना। तो अगर बाई चांस किसी को कैंसर है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, तो उसके कैंसर सेल्स को मुझे मारना है, तो आपने सुना होगा इस चीज को क्या बोलते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम आयनाइजिंग रेडिएशन का, रेडिएशन थेरेपी सुना है ना आपने। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि रेडिएशंस का यूज करके जो आपके कैंसर सेल्स हैं हम स्पेसिफिकली उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उनके डीएनए डिस्ट्रॉय किया जाता है, डीएनए ऑफ कैंसर सेल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है, ताकि कैंसर सेल्स जो हैं वो मर जाएं। ठीक है, सो इसमें एक, इसके साथ साथ एक और चीज भी यूज होती है, कुछ केमिकल एजेंट्स भी हैं जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स करवा सकते हैं। उनमें से एक का मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं ब्लियोसिन। ये भी आपका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है, ये भी काम वही करती है, बस इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। सिर्फ कैंसर सेल्स को देना है ब्लियोसिन, तो कैंसर सेल्स का डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाएंगे, वो रिपेयर ही नहीं कर पाएगी, और फाइनली आपका जो सेल है वो मर जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि जो आपकी रेडिएशंस हैं, यूवी, गामा, एक्सरेज, वो कैसे आपके सेल के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। अब इसी के साथ साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है डीएनए डैमेज बाय बेस एनालॉग्स। ओके, अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, बेस एनालॉग्स। अब ये क्या चीज है, देखिए बेस एनालॉग्स, आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ग्वेनाइन है, एडेनाइन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, बेस एनालॉग्स स्ट्रक्चर में इनसे मिलते जुलते होते हैं। वो आप कह सकते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे मोलिकुलर मिमिक, मतलब दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर अगर मिलता हो तो वो एक दूसरे की जगह जो है ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके बेस एनालॉग्स को आप यूज कर सकते हैं। बेस एनालॉग्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थाइमिन का केस ले रहा हूँ, लगा लीजिए आपके पास यहाँ पे थाइमिन है। थाइमिन का एक बेस एनालॉग होता है, वो होता है 5-ब्रोमो यूरेसिल। 5-ब्रोमो यूरेसिल, ये इसका एक बेस एनालॉग है, देखने में बहुत ही इस जैसा सिमिलर है, बस इसमें एक ब्रोमो मतलब ब्रोमीन आपका एक जुड़ा हुआ है। ब्रोमो यूरेसिल की दो फॉर्म होती हैं। आपने अगर केमिस्ट्री में टोटोमेरिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टोटोमर्स होते हैं। तो दो फॉर्म होती हैं इसकी, एक होता है आपका कीटो फॉर्म और एक होती है आपकी इनोल फॉर्म।
सो जो आपकी इनोल फॉर्म है वो फंक्शन करती है एज अ बेस एनालॉग टू थाइमीन, तो ये जाके थाइमीन की जगह ले लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए आपके पास यहाँ पे पेयर था ए और टी, ठीक है, कुछ इस तरीके से डीएनए में था, बिंदास लाइफ चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बेस एनालॉग्स आ गए, उसने इसकी जगह ले ली, तो यहाँ पे अब 5 ब्रोमो यूरेसिल है। अब यूरेसिल जो है वो देखिए कीटो फॉर्म में अगर होता है तो वो एडेनिन के साथ यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है कीटो फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लगा लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो यहाँ पे ए है, ए के साथ तो आपको पता है टी आएगा, तो ये तो बिंदास है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एडेनाइन है, सॉरी माय बैड, अरे डिलीट हो जाओ भैया, लगा लीजिए यहाँ पे आपके पास जो ब्रोमो यूरेसिल था अब वो कन्वर्ट हो गया आपकी इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि क्या करती है, इनोल फॉर्म जो है वो ग्वेनाइन के साथ बेस पेयरिंग कर लेती है, किसके साथ, ग्वेनाइन, तो यहाँ पे जो आपका बेस पेयर था टी ए वो कन्वर्ट हो गया यू जी में, और ये जी के साथ बेस पेयरिंग भी कर लेता है कुछ इस तरीके से, तो ये कन्वर्जन हो जाती है आपकी, और ये भी अगेन सेल के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कीटो फॉर्म जो है वो नहीं करेगी, ये इनोल फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा सिर्फ। सो इस तरीके से बेस एनालॉग्स जो हैं जो कि आपके नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस की तरह दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है, ये वो सांप हैं जो आपके दोस्त बने रहते हैं लेकिन दोस्त होते नहीं हैं। ओके, सो इसके बाद लास्ट जो आपका है उसके ऊपर चलते हैं। लास्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं, सो यहां पे लास्ट वाला जो है हम लेंगे डीएनए डैमेज बाय इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, डीएनए डैमेज बाय इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगेन यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई है आपके पास, द इंटरकलेटिंग एजेंट्स। सो इंटरकलेटिंग एजेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल इसके लिए आप समझिए कि ये मैं सबसे पहले आपको, हमें यहाँ पे डीएनए की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं डीएनए बना लेता हूँ सबसे पहले। सो ये है आपका डीएनए। सो डीएनए में आपको पता है कि बेसिस होते हैं, ठीक है, ये कुछ आपके बेस पेयर्स हैं यहाँ पे। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट जो आपके एजेंट्स हैं इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है आपका इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, और भी हैं आपके पास, आप प्रोफ्लेविन भी यूज कर सकते हैं, एक्रिडीन ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्रिडीन ऑरेंज भी आप यूज कर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्रिडीन ऑरेंज भी आप यूज कर सकते हैं, ये सारे जो हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट होता क्या है, देखिए ये एक्चुअली में आपके फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो इथिडियम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है आपका, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर सी इथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, और इसके साथ यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, और यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप जुड़ा होगा, एक बेंजीन रिंग आपकी यहाँ होती है, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ी होती है। तो देखिए ये जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये सारी एरोमेटिक रिंग्स हैं आपकी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके इथिडियम आयन का, ये क्या है आपका इथिडियम आयन। जब इथिडियम और ब्रोमाइड, एक्चुअली में इसके साथ ब्रोमाइड जुड़ा रहता है, लेकिन जब वो अलग होता है तो आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि बी और बी आर नेगेटिव जो है वो अलग हो जाता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड में ये आपका इथिडियम आयन का स्ट्रक्चर है। इसकी खासियत क्या है, ये पहली बात तो बड़े हैं, दूसरी बात फ्लैट है। तो इनकी खासियत ये होती है कि अगर मैं ये डीएनए के बीच में दो बेसिस के बीच में जाके यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये दो डीएनए बेस पेयर्स के बीच में जाके ऐसे बैठ जाता है। अब आप कहेंगे अरे लेकिन हम ये यूज क्यों करते हैं, इनका फायदा क्या है, देखिए थोड़ा फायदा है, क्योंकि अगर लगा लीजिए आपने एक डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया है, या इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट किया है, एक्रिडिन ऑरेंज इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये तो बहुत ही कॉमन है, ये आपके लैब्स में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। और अगर आप इसको यूवी के नीचे देखोगे ना, यूवी लाइट के नीचे अगर आप इसको देखोगे तो ये ब्राइट बैंड्स दिखेंगे आपको, ये यहाँ पे क्या दिखेंगे, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कुछ इस तरीके का आपका जेल होता है, एक्चुअली रेड कलर मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए था, जो जेल है वो आप यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, यूवी लाइट ब्लूइश कलर की होती है थोड़ी सी,
तो उसके ऊपर डीएनए के जो स्ट्रैंड है ना वो आपको ऐसे चमकते हुए दिखेंगे। तो इस वो साइज के बेसिस पे आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर रहता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसका साइज जो है वो सबसे छोटा होता है। तो जब यूवी लाइट के अंदर जाते हैं तो ये यूवी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको बाद में जो है सबसे पहले ऑब्जर्वेंस हो गई, उसके बाद उसको इमिट करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको ये डीएनए जो है वो कलर दिखेगा। लेकिन इसकी वजह से डीएनए डैमेज कैसे होगा? देखिए असल में होता क्या है कि ऑब्वियसली जब कोई भी चीज दो बेसिस के बीच में आके बैठती है तो हमें पता है कि आम तौर पे दो बेसिस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है ये आपकी। लेकिन जब आपके जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं वो आके डीएनए के बीच में अटैच हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो इसकी वजह से ये साइज जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, दो बेसिस के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 बेसिस के बीच ये जो है ये आपकी 10 बेसिस के एक टर्न की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जब ईटीबीआर जुड़ता है, इथिडियम आयन जब इंटरकैलेशन करते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक टर्न की वो 34 एंगस्ट्रॉम से बढ़ के लगभग 40 एंगस्ट्रॉम के आसपास चली जाती है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग कि आपने कितना इथिडियम आयन जो है यूज़ किया है, ईटीबीआर आपने कितना यूज़ किया है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि अगर ईटीबीआर अटैच रह गया और डीएनए रेप्लिकेशन होने लगी, अब मान लीजिए अगेन हम यही वाला डीएनए सैंपल लेते हैं, ये आपके पास डीएनए है, ठीक है। नॉर्मली बेसिस इतने दूर होते हैं, है ना, लेकिन अब जो है इतने दूर नहीं है, अब इनके बीच की दूरी जो है जस्ट अ सेकेंड, अब जो है इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया है, इनके बीच में बैठे हैं यहाँ पे इथिडियम के आयंस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब डीएनए पॉलीमरेज आता है ना रेप्लिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए ये आपका डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है एक, ठीक है, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज है, रेप्लिकेशन करता हुआ आ रहा है इस तरफ। सो इथिडियम के आयंस यहाँ पे इनके बीच की दूरी जो है, बेसिस के बीच की दूरी को इतना बढ़ा देते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कभी कभी उसे लगता है कि अरे यहाँ पे ये कौन सा बेस है, वो इसको बेस मान लेता है इथिडियम आयन को, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेस जोड़ देता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, प्रोफ्लैविन और एक्रिडिन ऑरेंज जो हैं, ये भी आपका डीएनए डैमेज कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का जो सेशन है हमें यहीं ओवर करना चाहिए। देखिए अगले सेशन में हम देखेंगे कि डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम, जो हमारा एक टॉपिक छोटा सा तो नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, मैं कहूँगा डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम में आपको पहले ही बता देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे हम 4 से 5 तरह का पढ़ेंगे। 5 तरह का मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिवर्सल मेथड होता है, ये मैं बता देता हूँ। डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम में सबसे पहला हम जो करने जाएंगे वो होगा डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम या मेथड, ठीक है। दूसरा आप करेंगे एक्सीजन रिपेयर, ठीक है, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। तीसरा होगा आपका रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम। फिर हम करेंगे ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस, जो भी इसी का पार्ट है। इसके साथ साथ एसओएस रिस्पॉन्स भी आएगा, और हम नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में देखेंगे कि क्या होती है। तो ये जो है आपका डीएनए डैमेज और रिपेयर के चैप्टर से सिर्फ आपका ये टॉपिक बच गया है। ये जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट में डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका आंसर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो एक अलग से वीडियो भी बनाई जा सकती है। ओके, Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.